जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। हम अपनी कथा के अगले चरण में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले चरण में देखा, राजधर्मा ने गौतम को अपने मित्र विरूपाक्ष के नगर भेज दिया है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। मेरु ब्रज नाम के नगर के चारों ओर पर्वत के टीले तथा पर्वतों की ही चाहर दीवारी थी। उसका सदर फाटक भी एक पर्वत ही था। नगर की रक्षा के लिए सब ओर शिला की बड़ी बड़ी चट्टानें और यंत्र लगे हुए थे। जब गौतम नगर द्वार पर पहुंचा, तब परम बुद्धिमान राक्षस राज विरूपाक्ष को सेवकों के द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके मित्र ने अपने एक प्रिय अतिथि को उनके पास भेजा है। सूचना पाते ही राक्षस राज ने गौतम को तुरंत अपने महल के भीतर बुला लिया और उन्होंने उसका विधिवत पूजन किया। तदुपरांत विरूपाक्ष ने गौतम से उसके गोत्र, शाखा, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक किए गए स्वाध्याय के विषय में प्रश्न किया, परंतु जाति के सिवाय वह कुछ और नहीं बता सका। फिर विरूपाक्ष ने उसका निवास स्थान पूछा और उसकी पत्नी का गोत्र पूछा। गौतम ने उत्तर दिया, राक्षस राज, मेरा जन्म तो हुआ है मध्य प्रदेश में, किंतु मैं एक भील के घर में रहता हूँ। मेरी स्त्री शूद्र जाति की है और मुझसे दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह सुनकर राक्षस राज ने मन ही मन विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया, यह केवल जन्म से ही ब्राह्मण होते हुए भी महात्मा राजधर्मा का सुहृदय है। उन कश्यप कुमार ने ही इसे मेरे पास भेजा है, अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है। आज के दिन सहस्रों श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे। उन्हीं में यह भी भोजन कर लेगा, उन्हीं के साथ इसे भी धन दिया जाएगा। आज पुण्य दिवस है। यह ब्राह्मण अतिथि रूप में यहाँ आया है। अब इसके बाद क्या विचार करना है। राक्षस राज विरूपाक्ष के यहाँ आषाढ़ और माघ की पूर्णिमा को सदा बहुत से ब्राह्मण सत्कार पूर्वक उत्तम भोजन पाते थे। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जब भी की शरद ऋतु की समाप्ति होती है, वह ब्राह्मणों को रत्नों का दान करता था। उस दिन भी भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष बहुत से सोने, चांदी, मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे तथा रत्नों के कई ढेर लगाकर महाबली विरूपाक्ष ने उन ब्राह्मणों से कहा, द्विजराजो, द्विजबरो, आप लोग अपनी इच्छा और उत्साह के अनुसार इन रत्नों को उठा लें और जिन रत्न पात्रों में आप लोगों ने भोजन किया है उनको भी साथ लेते जाएं। विप्रगण, आज एक दिन के लिए आप लोगों को राक्षसों की ओर से कोई भय नहीं है, अतः सकुशल और आनंद अपने अभिष्ट स्थान को शीघ्र ही चले जाइए, विलंब ना कीजिए। यह सुनकर सब ब्राह्मण समुदाय इच्छा अनुसार रत्न लेकर विदा हुए। गौतम भी सुवर्णाधिक भारी भोज ढोता हुआ बड़ी कठिनाई से बट वृक्ष के पास आ पहुंचा। मित्र वत्सल राजधर्मा ने गौतम को आया देखकर स्वागत पूर्वक उसका अभिवादन किया और अपने पंखों को हिलाकर उसकी थकावट दूर की। फिर उसका पूजन किया तथा उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन करके विश्राम कर लेने पर गौतम इस प्रकार चिंता करने लगा, अहो, मैंने लोभ और मोह से प्रेरित होकर सुंदर स्वर्ण का यह महान भार ले लिया है। अभी मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मेरे प्राण की रक्षा हो सके। अब मैं कौन सा उपाय करके अपने प्राणों को धारण कर सकूंगा। मार्ग में भोजन के लिए कुछ भी न देखकर उस कृतज्ञ ने मन ही मन इस प्रकार का विचार किया, यह बगुलों का राजा राजधर्मा तो मेरे पास ही है। यह मांस का एक बहुत बड़ा ढेर है, इसी को मारकर ले लूं और शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दूं। पक्षीराज राजधर्मा ने अपने मित्र गौतम की रक्षा के लिए उससे थोड़ी दूर पर आग प्रज्वलित कर दी थी, जिससे रात्रि के अंधकार में कोई हिंसक जंतु न आवे। हवा का सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। बकराज को मित्र पर विश्वास था, इसलिए वह उसके पास ही सो गए थे। इधर वह दुष्टात्मा कृतज्ञ उनका वध करने की इच्छा से उठा और विश्वासपूर्वक सोए हुए राजधर्मा को सामने से जलती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा मार डाला। उन्हें मारकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनके पंख और बाल नोचकर
उन्हें आग में पकाया और रत्नों के बोझ के साथ उन्हें भी लेकर वहाँ से बड़ी उतावली से चल पड़ा। इसी के साथ कथा का चौथा भाग समाप्त होता है। जय जय श्री राधा।